नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हॉर्नों के प्लीज में आज बात होगी महाराष्ट्र में बुल्ढाना के गांव में लोगों के अचानक बाल झड़ने के 4 महीने बाद अब नाखून भी खराब हो रहे हैं। रहस्यमय बीमारी को लेकर हड़कंप मचा है। सियासी ढाबा में दिखाएंगे मुर्शिदाबाद हिंसा पर गिरी सीएम ममता बनर्जी की अपील की अनदेखी कर हिंसा पीड़ितों से मिले बंगाल के गवर्नर। तो सोशल अड्डा में करेंगे महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किए जाने के फैसले पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे कश्मीर में सैलानियों की मौज। शाहरुख काजोल की ब्लॉकबस्टर फिल्म डीडीएलजे वाले पल जीने का मिल रहा है मौका। इसके अलावा खबरें और भी होंगी, लेकिन आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा एक राजनेता की शादी की भी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के पूर्व सांसद दिलीप घोष शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने कोलकाता के न्यू टाउन में अपनी पार्टी की कार्यकर्ता से शादी की। उनकी पत्नी का नाम रिंकू मजूमदार है। 61 साल के दिलीप घोष अब तक अविवाहित थे, तो 51 साल की रिंकू ने पहली शादी के बाद तलाक ले लिया था। उनका एक बेटा है। रिंकू मजूमदार ने पार्टी के महिला मोर्चा, ओबीसी सेल और दूसरे विभागों में अहम जिम्मे निभाए हैं। दिलीप घोष को शादी के बाद कई नेताओं ने बधाई दी। सीएम ममता बनर्जी ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक महिला पुलिस अधिकारी का डांस करने का वीडियो सुर्खियों में आ गया। इनका नाम टीनू सोगरवाल है और वो वजीरपुर की थाना अधिकारी हैं। ये मौका पुलिस लाइंस में आयोजित राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस से जुड़ी एक सांस्कृतिक संध्या का रहा। वहीं इस दौरान टीनू सोगरवाल की परफॉर्मेंस पर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता समेत सभी अधिकारियों ने जमकर तालियां बजाई। राजस्थान के कोटा में अब शादी के कार्ड पर दूल्हे और दुल्हन की शादी की उम्र लिखनी जरूरी होगी। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र गोस्वामी ने यह आदेश जारी किया। बताया गया कि बाल विवाह को रोकने के लिए ये पहल की जा रही है। इसके तहत वर वधू की जन्मतिथि समारोह स्थलों पर भी लिखनी अनिवार्य होगी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शादियां होती हैं। यूपी के देवरिया में थानेदार विनोद कुमार सिंह के तबादले के बाद उन्हें अनोखे तरीके से विदाई दी गई। दरअसल उनके तबादले के बाद बारात जैसा माहौल बन गया। इसमें ढोल नगाड़ों के साथ साथ घुड़सवार भी नजर आए। वहीं खुद थानेदार साफा बांधे हुए फूल माला पहने चल रहे थे। उनका तबादला मदनपुर थाने से थाना गौरी बाजार में हुआ है, लेकिन उनके इस विदाई समारोह को लोगों ने यादगार बना दिया। विनोद कुमार सिंह थाना मदनपुर में प्रभारी के रूप में लगभग 6 महीने रहे। कई स्थानीय लोगों के मुताबिक इस दौरान इन्होंने अपने क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया। ऐसे में कई लोग उनके तबादले पर भावुक भी हुए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पार्वती नदी के बीच फंसे एक सैलानी को लोगों ने किसी तरह बचा लिया। बताया गया कि मणिकर्ण घाटी में ये सैलानी सेल्फी लेने के दौरान पार्वती नदी में गिर गया। फिर रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने उसे रस्सी से किसी तरह सुरक्षित बाहर खींचा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी हो गई। ये शादी समारोह दिल्ली में हुआ। हर्षिता की शादी उनके दोस्त संभव जैन के साथ हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों ने साथ में आईआईटी में पढ़ाई की है। इसी शादी समारोह में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। चर्चा है कि 20 अप्रैल को हर्षिता और संभव जैन की शादी का रिसेप्शन कार्यक्रम होगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मामला है महाराष्ट्र के बुल्ढाना का। यहाँ के गाँव में कुछ महीने पहले अचानक से लोगों के बाल झड़ने लगे थे। इस मामले में सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आई भी नहीं। और अब एक नई समस्या ने लोगों को डरा दिया है। अब यहां लोगों के नाखून खराब होकर झड़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बार भी जांच के लिए सैंपल लेकर गई है। हालांकि इस बीमारी के पीछे कुछ मिनरल्स के जिम्मेदार होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा। अब ऐसे में जरूरी है कि सतर्क होने के साथ ही दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
कभी अचानक से बाल झड़ने की समस्या तो अब नाखून के खराब होकर झड़ने जैसी समस्या। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के गांव में एक के बाद एक हो रही ऐसी समस्याओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। बुल्ढाना के बोंड गांव में ही सबसे पहले लोगों के बाल झड़ने लगे थे और अब उसी गांव के लोगों के नाखून खराब होकर झड़ने लगे हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है। चिंता की एक बड़ी वजह ये भी है कि बोंड गांव में जिस तरह ये समस्या देखी जा रही है, तो क्या अब उन बाकी गांवों में ये परेशानी देखने को मिल सकती है जहां बोंड गांव के बाद लोगों के बाल झड़ने लगे थे। बोंड गांव के सरपंच ने लोगों के नाखून झड़कर गिरने के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वैसे लोगों के सैंपल लिए जिनके नाखून खराब होने लगे हैं। अभी 8 दिन के पहले नाखून झड़ना चालू हो गया। इसमें अभी पहले थोड़े बीच में दरार आती और धीरे धीरे 8 दिन में पूरे नाखून निकल जाते। और सुबह तो 15-16 पेशेंट थे, अभी गांव में घूमते घूमते 20-25 तक पेशेंट हो गए। जिला अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, DHO साहब से बात हो गई, CO जिला परिषद खराब साहब से भी बात हो गई और उन्होंने अभी एक 7 रोग अधिकारी सांगड़े साहब, उनकी टीम और उनके सहकारी कुछ डॉक्टर यहाँ आए हुए और जो जांच कर रहे हैं। नाखून वाली ये समस्या ज्यादातर उन्हीं लोगों में देखी जा रही है जिनके बाल झड़े थे। पहले नाखून में दरार पड़ती है और फिर नाखून झड़ने लगते हैं। इस मामले की जानकारी जिला अधिकारी के साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी और आयुष मंत्री को भी दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर पीड़ितों की जांच की। ज्यादातर जिनके बाल झड़े हुए हैं उनको ही है 99%। कुछ 1-2 पेशेंट ऐसे निकले कि जिनके बाल नहीं झड़े तो नाखून निकल गए। जो पहले जैसा डर था जब बाल झड़ रहे थे, तो अभी नाखून के वजह से थोड़ा फार तो डर लोगों के मन में है। अभी तक 30 से ज्यादा लोगों के नाखून खराब होने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये मामला हैरान और परेशान करने वाला है, क्योंकि पहले जिन लोगों के बाल झड़ने लगे थे उन्हीं में से ज्यादा लोगों के नाखून भी खराब होकर झड़ रहे हैं। अभी जो शेगांव तालुका में जहाँ पे लोगों के बाल जा रहे थे, वही आजकल कुछ पेशेंट ऐसे मिल रहे हैं कि जिनके नाखून भी जा रहे हैं। तो नाखून जाने की जो वजह है और केस जाने की जो वजह है वो सेलेनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, ऐसा हमारा प्राथमिक निष्कर्ष है। सेलेनियम टॉक्सिसिटी की वजह से नाखून और बाल जाना ये कॉमन सिम्टम्स दोनों मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ितों के ब्लड सैंपल ले लिए हैं, जिसे जांच के लिए अकोला के लैब में भेजे जाने की बात कही गई है, जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर इस समस्या की वजह क्या है। हालांकि शुरुआती तौर पर इसके पीछे शरीर में सेलेनियम की मात्रा बढ़ने के साथ ही कुछ मिनरल्स के कम होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक तो ICMR की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एम्स नागपुर की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि जो लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, शरीर के जो बाल लिए गए थे, जो खून लिया गया था, उन सभी नमूनों में सेलेनियम का जो प्रमाण है वो बढ़ा हुआ आया हुआ है। और बाकी कुछ लोगों में कैल्शियम का प्रमाण कम हुआ है, जिंक का प्रमाण कम हुआ है। तो वो सबको मायने रखते हुए हम लोगों ने उस हिसाब से लोगों को दवा देना शुरू किया है। जिंक सप्लीमेंट है, बी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की दवाएं, कैल्शियम है, हम दे रहे हैं। और सेलेनियम टॉक्सिसिटी का एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कि जो जैसे आपने देखा होगा कि जिन लोगों के बाल गए थे उन लोगों के नए बाल अभी उग आए हैं और वो अच्छे हैं अभी। उसी प्रकार से जब नाखून भी जिनके गए हुए हैं वो भी वापस आएंगे। बाल झड़ने से लेकर नाखून खराब होने के पीछे जिस सेलेनियम के जिम्मेदार होने की आशंका जताई जा रही है, सेलेनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये थायराइड हार्मोन के काम में मददगार होता है, DNA बनाता है और शरीर को नुकसान और संक्रमण से बचाता है। सेलेनियम सेलेनोप्रोटीन नाम के खास प्रोटीन और एंजाइम का एक प्रमुख तत्व है जो शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को बढ़ाने में मदद करता है। सेलेनियम की शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जरूरी होता है। इसकी ज्यादा मात्रा होने से दस्त और उल्टी के साथ ही बाल झड़ने, नाखूनों का असामान्य होना जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन बुल्ढाना के गांव में जो समस्या हुई है उसमें सेलेनियम का क्या रोल है, इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी तक तो सेलेनियम किस माध्यम से जा रहा है इसके बारे में हमें ऑफिशियल कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं।
इसी साल जनवरी के महीने में बुल्ढाना जिले के कुछ गांवों में बाल झड़ने की समस्या आई थी। 18 गांव के 200 से ज्यादा लोग पीड़ित हुए थे। बच्चे, बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और पुरुष सभी गंजेपन का शिकार होने लगे थे। सिर पर हाथ फेरते ही बाल टूटकर हाथ में आ जाते थे, जिसके चलते लोग परेशान होने के साथ साथ दहशत में आ गए थे। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बीमारी है, जिसमें पहले दिन सिर में खुजली शुरू होती थी, फिर दूसरे दिन से बाल गिरने शुरू हो जा रहे थे और तीसरे दिन मरीज गंजा हो जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि दूषित पानी या मिट्टी में मौजूद किसी विषैले पदार्थ की वजह से ये समस्या हो सकती है, तो कुछ लोग इसे किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम बता रहे थे। इसके चलते गांवों में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम भी पहुंची थी और जांच के लिए मरीजों के बालों के साथ ही दूसरे सैंपल भी लिए थे, ताकि इस समस्या की सही वजह का पता चल सके। लेकिन अभी तक ICMR की रिपोर्ट नहीं आई है और अब नाखून खराब होकर झड़ने की समस्या सामने आ गई है। अब जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि असली वजह नाखून झड़ने की क्या है। लोगों की अगर बात करें, हमने उनसे बात किया तो लोगों ने हमें कैमरे के सामने बात न करते हुए एक चिंता जताई और डर व्यक्त किया कि हमें चिंता इस बात की है कि हमारे पहले बाल झड़ रहे थे, अब नाखून झड़ रहे हैं। हमें इस बात का चिंता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो भी धीरे धीरे गलना शुरू ना हो जाए। अब एक बार फिर पीड़ितों के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट भी कब आएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि इस समस्या को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली के 110 अस्पतालों को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश, आयुष्मान योजना जल्द लागू करने को कहा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी हरप्रीत पासिया और हैप्पी को जल्द भारत लाया जा सकता है। NIA के साथ साथ पंजाब पुलिस भी कागजी कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब पुलिस पहले ही हरप्रीत को भारत लाने के लिए एक पत्र लिख चुकी है। हैप्पी पर पंजाब में पिछले दिनों कई विस्फोट में शामिल रहने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इन हमलों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ रहा है। हैप्पी पर NIA ने 5 लाख का इनाम रखा हुआ है। एक दिन पहले ये खबर आई थी कि हैप्पी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। अब वो FBI की कस्टडी में है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। दरअसल अब गर्मी के बाद शनिवार से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। शुक्रवार तक कई इलाकों में हीट वेव देखने को मिली, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा आसपास के मैदानी इलाकों में आंधी तूफान भी दस्तक देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल वो नीमच में गर्मी के बीच लस्सी का स्वाद लेते नजर आए। ये मौका CRPF के 86वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का था, जिसमें शामिल होने के लिए CM नीमच पहुंचे हुए थे। फिर भोपाल लौटते वक्त उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी, जहां उन्होंने काफिला रुकवा कर लस्सी पी। इस दौरान CM ने कहा कि नीमच की लस्सी और कचौड़ी का जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल से CO अनुज चौधरी को पुलिस की जांच में क्लीन चिट मिल गई। ये मामला होली के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। SP कानून व्यवस्था की जांच में उन्हें ये राहत मिली। इस जांच में जिले के अधिकारियों और कुछ लोगों के बयान भी दर्ज हुए। इससे पहले रमजान और होली के दौरान CO ने ये बयान दिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि होली साल में एक दिन आती है, जुमा 52 दिन आते हैं। साथ ही कहा था कि अगर सेवैयां खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। इन बयानों को लेकर IPS अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर ने शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलवाद पर बड़ी चोट हुई। दरअसल वहां 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। कहा जा रहा है कि इन पर 40 लाख रुपए का इनाम था। इनमें 9 महिलाएं और 13 पुरुष नक्सली शामिल हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 के तहत समाज की मुख्य धारा में लौटे। अब इन सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार ने 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, कपड़े और दूसरी जरूरी सहायता दी। साथ ही योजना के तहत इन सभी को पुनर्वास, सुरक्षा, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहां कानून व्यवस्था इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से ही ममता सरकार को विरोधी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी TMC केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने में जुटी है।
इन सब के बीच ममता बनर्जी की अपील के बाद भी राज्यपाल हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने अभी दौरा नहीं करने की अपील की थी, लेकिन राज्यपाल के अलावा NHRC और NCW की टीम भी मालदा पहुंच गई। साथ ही मामले को लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं का मामला बेहद गरमाया हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर मालदा में शरण लिए हुए हैं। इन सब को लेकर राज्यपाल CV आनंद बोस बेहद आहत हैं। What has happened there is something which should never have happened. But the specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. You know, we have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. हिंसा पीड़ितों से मिलने राज्यपाल आज मालदा पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने हिंसा को लेकर गुस्सा जाहिर किया, जबकि रवाना होने से पहले उन्होंने अपने कर्तव्य का हवाला दिया। So that means there is a situation where I as governor has a role to play, an important role to play. You know, my first duty, the oath which I am taking as governor, first part is the governor will defend the Constitution of India. The second part is I will work for the welfare and well-being of the people of the state. So when there is dire distress in the field, I have to be with them. That's why I'm going there. But I will certainly see to it that, the situation is not upset by my presence or my visit. My visit is basically for to console the people directly. Number two, I have a responsibility to be true to the reports which I write. I do not want to go by the reports which others give me. I want to have a reality check in the field. For that, my presence with the people, understanding their feelings is very important. राज्यपाल ने हिंसा पीड़ितों से ऐसे समय मुलाकात की जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे वहां का दौरा नहीं करने की अपील की थी। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া আর সিচুয়েশনকে আমরা যেন কেউ কি বলবো যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে, যে এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে, তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম, তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, তাদেরও আমরা বলেছি প্লিজ জাস্ট ওয়েট ফিউ ডেজ মোর, কিছুদিন অপেক্ষা করুন। ममता बनर्जी शांति भंग होने की आशंका जताते हुए वहां का दौरा करने से मना कर रही थी, लेकिन न सिर्फ राज्यपाल बल्कि NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की टीम भी पीड़ितों से मिलने मालदा पहुंच गई। हमने तो उनकी चिंता तो उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए हमें तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप में इन सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए, ये भी हम देखेंगे। ममता बनर्जी जो रिक्वेस्ट किया है उसको मान्यता देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मत जाइए। उधर शांति विराज कर रहा है, पीस आ रहा है, आप जाके वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में दौरे को लेकर टकराव जैसी स्थिति नजर आई। वहीं बंगाल हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती,
उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मैं दोषी मानता हूँ। राज्य सरकार को इसलिए कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। जहां तक केंद्र सरकार का विषय है, खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में साजिश रची गई और बांग्लादेशियों ने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आए तो जिम्मेदार भारत सरकार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जाहिर है हिंसा को लेकर बंगाल सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी भला कैसे चुप रह सकती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सब कुछ ठीक बताते हुए राष्ट्रपति शासन जैसी बात को बेवजह करार दिया। They are asking for president rule since 2019, not now. This is their regular asking. We don't give any credence to this demand. You see, matter is going on in the High Court. You have seen it. And yesterday also the central government additional solicitor general sought for NIA, which the court has rejected their prayer. Do you follow? Where it is rejected. The court is now satisfied. High Court is satisfied with the steps taken by us. कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है और इस मुद्दे पर सियासत अभी और गरमाने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोलकाता से अनिर्बाण सिन्हा रॉय और मुर्शिदाबाद से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। टोल कलेक्शन के लिए देश में अभी फास्टैग सिस्टम लागू रहेगा। इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अपनी ओर से ये सफाई दी है। दरअसल इससे पहले अफवाह थी कि सरकार 1 मई से फास्टैग सिस्टम बंद करने जा रही है और इसके बदले सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने जा रही है। हालांकि मंत्रालय ने इस खबर को अफवाह बताया और कहा कि हालांकि सरकार एक नए बैरियर लेस टोल सिस्टम का टेस्ट कर रही है, लेकिन फिलहाल फास्टैग ही अभी देश में टोल कलेक्शन का ऑफिशियल तरीका बना रहेगा। सुपर बाइक बनाने के लिए मशहूर जापानी कंपनी कावासाकी ने भारत में अपनी पॉपुलर बाइक एलिमिनेटर क्रूजर का अपडेटेड नया मॉडल लॉन्च कर दिया। कंपनी ने 2025 कावासाकी एलिमिनेटर की कीमत 5,76,000 रुपए रखी है, जो पुरानी कीमत से 14,000 रुपए ज्यादा है। इससे पहले इसकी कीमत 5,62,000 रुपए थी। टीवीएस ने भारत में अपनी पॉपुलर बाइक अपाचे RR 310 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया। नई 2025 अपाचे RR 310 में कंपनी ने राइडिंग मोड्स, ABS मोड्स, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी समेत कई बेहतरीन फीचर्स शामिल किए हैं। साथ ही इसे ब्लू कलर स्कीम के साथ अपडेट किया है। अपडेट के बाद इसकी कीमत भी बढ़ गई है। अब इसकी शुरुआती कीमत करीब 2,78,000 रुपए हो गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र की। कई राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर हो रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई नए सेशन 2025-26 से लागू होगी। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस फैसले की घोषणा की। आदेश में कहा गया है कि कक्षा 6 से 10 तक के लिए भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी। महाराष्ट्र के स्कूलों में अब तक 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत छात्रों को 3 भाषा फॉर्मूला के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। महाराष्ट्र के दूसरे माध्यमों के स्कूलों में पहले से ही ये फॉर्मूला लागू है। यहाँ अंग्रेजी और मराठी अनिवार्य है और साथ ही माध्यम की भाषा भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी माध्यम की। नए पाठ्यक्रम के मुताबिक अब महाराष्ट्र में 5+3+3+4 के तहत बच्चों की पढ़ाई होगी। नई नीति के तहत स्कूल शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया है। पहले 5 साल दूसरी कक्षा तक फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक को प्रारंभिक स्तर माना जाएगा और कक्षा 6 से 8 तक को मिडिल स्कूल कहा जाएगा। फिर आखिरी के 4 साल कक्षा 9 से 12वीं तक को सेकेंडरी एजुकेशन में गिना जाएगा। महाराष्ट्र में कक्षा 5 तक हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर हमने राज्य के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप क्या सोचते हैं, सरकार ने तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी को मंजूरी दी है, जो कक्षा 1 से 5वीं में पढ़ाई जाएगी? मैं एक ऑथर हूँ
और मैंने खुद बहुत सारी किताबें लिखी हुई है हिंदी की हैंडराइटिंग के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और बिल्कुल हर बच्चे को हिंदी आनी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत सही डिसीजन है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है और हिंदी की भाषा को इनकॉर्पोरेट किया है। बिल्कुल होनी चाहिए, हर बच्चे ने हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी भाषा बहुत ज़रूरी है। हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और सिर्फ राष्ट्रभाषा नहीं, ये हमारे भारत की आत्मा है। आप उससे उसकी आत्मा कैसे छीनोगे? हिंदी आनी ज़रूरी है। आज हम इंग्लिश सीख रहे हैं, स्टेट लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी को कई लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये जो सरकार ने स्टेप लिया है, ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि हमारी आगे जनरेशन को हिंदी आनी चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे बाकी लोगों ने कहा कि हमारी संस्कृति को जोड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हिंदी जो लिपि है वो संस्कृत से आई है, और हमारे जितने भी वेद पुराण स्क्रिप्चर्स हैं वो सारे हिंदी में कन्वर्टेड हैं। हमारी मूल संस्कृति, हमारा जो पद्धति है वो हमेशा गुरुकुल पद्धति रही है। हिंदी संस्कृत में ही हम लोगों को जानते हैं, और कोई भी जो बेसिक अगर मैं बोलूँ इसका, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, वहाँ पे बड़े के लिए भी यू है, छोटे के लिए भी यू है। और हिंदी देखिए कितनी रिच लैंग्वेज है, कितनी मृदुभाषी है कि बड़ों के लिए हम आप का यूज़ करते हैं, छोटों के लिए हम तू का यूज़ करते हैं, बराबर वालों के लिए तुम का। तो एक अच्छा सा सेग्रीगेशन है कि कैसे हमको इसको यूज़ करना चाहिए, बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए। जैसे सबने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी तो सबको आनी चाहिए। हम हिंदी, और महाराष्ट्र का ये विदर्भ जो बेल्ट है, ये पहले सीपी एंड बेरार में था, तो ये हिंदी भाषिक बहुल एरिया था, फिर ये महाराष्ट्र में जुड़ा है। लेकिन इसी के साथ में सरकार ने ये भी देखना चाहिए कि महाराष्ट्र के आज कई हिस्से, कई स्कूल्स और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को आज ठीक से मराठी बोलने भी नहीं आ रही। मराठी स्कूल्स के आज एडमिशन्स नीचे हो रहे, इसमें एक और लैंग्वेज हिंदी उन्होंने एडमिशन कंपलसरी की हुई है। इसका बर्डन कहीं उन बच्चों पे न जाए जो हिंदी या इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक कदम है कि एक भाषा का और ज्ञान बढ़ता है, लेकिन साथ में इसका असर उनकी पढ़ाई या इस पर ना पड़े, इसके तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए, विशेषकर से ग्रामीण इलाकों में। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को दी अच्छी खबर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ज़रूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला ने अपने ग्राहकों को एक खास तोहफा दिया। दरअसल उसने भारत में अपना पहला लैपटॉप लॉन्च कर दिया। इसका नाम मोटोबुक 60 रखा गया है। ये लैपटॉप विंडोज 11 होम पर चलता है। साथ ही इस लैपटॉप में AI पर आधारित कई स्मार्ट फीचर दिए गए हैं। इसकी बिक्री 23 अप्रैल से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। इस लैपटॉप की कीमत 61,999 रुपए रखी गई है। दिल्ली NCR में वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क में दिक्कत आई, हालांकि फिर घंटों बाद इस दिक्कत को सुलझा लिया गया। बताया गया कि यूजर्स को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में वोडाफोन नेटवर्क पर कॉलिंग और डेटा एक्सेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए अच्छी खबर दी। दरअसल उसने एक नया फीचर लॉन्च किया। इसका नाम ब्लेंड रखा गया है। इसकी मदद से आप अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पर्सनलाइज रील फीड कर सकते हैं, यानी जैसी पसंद आपकी और आपके दोस्त की है, ठीक वैसी ही रील्स आपको फीड में दिखाई देगी। आइए अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको लिए चलेंगे कश्मीर, जहां अब ट्यूलिप गार्डन ही नहीं बल्कि सरसों के लहलहाते बागान भी पर्यटकों की पसंद बन रहे हैं। लोग पीले सरसों के फूलों के बीच शाहरुख और काजोल की फिल्म DDLJ वाले मोमेंट को जी रहे हैं। सरसों के लहलहाते खेत फिल्मों वाली फील दे रहे हैं। रंगों की इस बहार में कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई फोटो खिंचवा रहा है। मन को मोह लेने वाला ये नज़ारा कश्मीर घाटी का है। कश्मीर को यूं ही नहीं धरती का स्वर्ग कहा जाता है। घाटी और मौसम का अपना अलग ही नाता है।
फिर चाहे सर्दियों की बर्फबारी हो या बसंत का ये रंगीन मौसम, पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ इस कदर लगा रहता है। कश्मीर के पहलगाम और गुलमर्ग में इन दिनों खेतों में खिली सरसों पर्यटकों का मन मोह रही है। पर्यटक जगह जगह खेतों में सरसों की इस सुहानी बहार में अपना DDLJ मोमेंट जी रहे हैं। अच्छा लगा, हम तो रास्ते में आ रहे थे, लाइक हमको जाना है यहाँ पे, तो ऐसे वो DDLJ में जैसे रहती है DDLJ वाली सिमरन वही वाली शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे हम यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा है। सरसों के खेत न केवल पर्यटकों को मदमस्त कर रहे हैं बल्कि किसानों को भी इससे काफी लाभ हो रहा है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यहाँ विकास और विरासत से जुड़े फूल यूं ही खिल रहे हैं। नतीजा ये है कि घाटी अब देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है। इसीलिए हाईवे के किनारे जब किसी पर्यटक को सुनहरे खेत नजर आते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने पार्टनर के साथ फोटो लेने पहुंच जाता है, क्योंकि कुदरत का ये हसीन नजारा ही कुछ ऐसा है। कश्मीर में हर एक मौसम की एक अपनी पहचान और खूबसूरती है और हर कोई इंसान उस खूबसूरती को देखने के लिए कश्मीर आता है। यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो कश्मीर की अलग अलग जगहों पे जाते हैं इस खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने। अगर इस वक्त की बात करें आप तो बाहर का मौसम जो है अपने अरूज पे है, फुल ब्लूम पे है और जहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आप इसको कहेंगे, सब कुछ जो है एक लंबी ठंड के मौसम के बाद सब्ज होता जा रहा है। उसके साथ साथ आपको रंग बिरंगे फूल दिखेंगे। सैलानियों को घाटी की खूबसूरती के रंगों का डबल डोज मिल रहा है। एक तरफ खेतों में खिली सरसों पर्यटकों को दीवाना बना रही है तो दूसरी तरफ श्रीनगर की वादियां 17 लाख ट्यूलिप के फूलों से महक रही है। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 20 अप्रैल तक ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर घाटी की सुंदरता के अलग अलग रंग सैलानियों की आंखों को सुकून पहुंचा रहे हैं। बडगाम से मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। श्री राम जन्मस्थली होने के कारण और नए मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या विश्व में पर्यटन के नक्शे पर तो पहले से है ही, लेकिन इस पूरे इलाके को सैलानियों के लिए आकर्षक बनाने का काम अभी भी तेजी से चल रहा है। इस सिलसिले में अब यहाँ के रेलवे स्टेशन पर भी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की छटा दर्शाई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो कहा जाता है कि राम नगरी अयोध्या के कण कण में राम है और यहाँ का पूरा माहौल राममय है। इसका अनुभव भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जो चीज बड़ी आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अनूठी आकृति, जो किसी को भी दूर से ही नजर आ सकती है। रामलला के दर्शन के लिए नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाने से पहले आम लोग इस रेलवे स्टेशन पर ही अपने आराध्य प्रभु की अनोखी प्रतिमा से रूबरू हो रहे हैं। दूर दूर से ट्रेन के जरिए अयोध्या आने वालों के लिए इस रेलवे स्टेशन पर ही भगवान श्री राम की आकृति के दर्शन का मौका मिल रहा है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर लग रही है भव्य आकृति। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भगवान राम की आकृति है। इसकी हाइट लगभग अगर हम आपको बताएं तो ये 40 फीट की है और ये 75 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। रामलला के साथ साथ हनुमान जी का भी यहाँ पे एक आकृति बनाई जा रही है जो कि पश्चिम दिशा में है और लिफ्ट के बगल है। यहाँ पे बजरंगबली के साथ साथ सूर्य और स्वास्तिक और ओम के और गिलहरियों की तरह तरह आकृति दर्शाई जा रही है। नए श्री राम मंदिर के निर्माण और पिछले साल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सिलसिले में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को भी नया रंग रूप दिया गया है, जो देश के कोने कोने से अयोध्या की कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र है। इस रेलवे स्टेशन पर न केवल मुसाफिरों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, बल्कि लोगों की आवाजाही के इस पड़ाव को भी आस्था और संस्कृति के नए केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को एक भव्य तरीके से
बनाया जा रहा है, एक दृश्य बनाया जा रहा है। रामायण काल में जिनका जिनका रोल था वो सारी आकृति आपको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी। और लगातार ये जो इसके जो निर्माण हो रहा है, ये फाइबर इसको बोलते हैं, ये फाइबर का मार्बल इसको बोलते हैं, फाइबर मार्बल है जो कि शीशे का होता है। और इसके इस तरह से ये आकृति बनाई जा रही। बीच में आप देख रहे हैं कि भारत का नक्शा तक बना है। ये गोल आकृति जो आप देख रहे हैं इसमें भारत का नक्शा दर्शाया गया और भगवान राम की आकृति बनाई गई। ऊपर से सूर्य का स्तंभ भी है जो कि दर्शाता है सूर्यवंशी, और नीचे उसके पृथ्वी भी है और फिर श्री रामचंद्र जी है। नए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से अधिक समय में जब से नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अब तक अयोध्या नगरी के तमाम चौक चौराहों और सड़कों को भव्य रूप दिया गया है, ताकि देश दुनिया से यहाँ आने वालों को त्रेता युग की कोसलपुरी के माहौल का एहसास हो। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की भी प्रतिमा लगाई गई है, जो राम कथा की अद्भुत रचना के उनके योगदान की यहाँ पर निरंतर याद दिलाती रहेगी। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।